Hello everyone, welcome to the क्षितिज बैच फॉर IIT जैम 2023। मैं हूं डॉक्टर आशीष और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे स्पेशल IIT जैम के बैच के अंदर। और हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी। और टॉपिक की अगर बात करें तो टॉपिक हम लोग इकोलॉजी का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। इकोलॉजी जो है वो हमने एंड तक लेके आ गए। अब जो टॉपिक है आज का जो होने वाला है दैट इज पॉपुलेशन एंड मेजर बायोम्स। पॉपुलेशन है एंड मेजर बायोम। सिलेबस में आपके है फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, लेकिन हम जो है पॉपुलेशन पढ़ेंगे। पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं वो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। उसके साथ साथ जो भी मेजर बायोम्स प्रेजेंट हैं इंडिया के अंदर वो बायोम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और बायोम्स जो है ये जो टर्म्स हैं बायोम्स एंड पॉपुलेशन, आई होप आपने इनको पढ़ा होगा डेफिनेटली लास्ट की क्लासेज के अंदर। देखो इसके अंदर हम क्या क्या फर्दर दूसरे टॉपिक्स देखने वाले हैं। जो इनके सब टॉपिक्स हैं वो है पॉपुलेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉपुलेशन और उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखेंगे। साथ में मोर्टेलिटी रेट के साथ एक सर्वाइवरशिप कर्व आता है, हम लोग उसको देखने वाले हैं। एज स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जो तीनों चीजें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एज स्ट्रक्चर। और आखिरी जो टॉपिक रहेगा ये हमारा रहने वाला है मेजर बायोम्स। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है मेजर बायोम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के कि पॉपुलेशन क्या होती है। व्हाट इज ए पॉपुलेशन? पॉपुलेशन क्या होती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होती है बताएं जल्दी जल्दी। व्हाट इज ए पॉपुलेशन? पॉपुलेशन, तो आपने पॉपुलेशन के बारे में क्या पढ़ा या आपको क्या पता है, जरा एक बार अपने माइंड के अंदर सोचें कि पॉपुलेशन क्या होती है। मैं बोलूं कि एक पर्टिकुलर एरिया दिल्ली की 2011 की पॉपुलेशन जो थी वो 2 करोड़ थी। अगर हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली की ह्यूमंस की पॉपुलेशन 2011 के अंदर 2 करोड़ थी। तो हमने क्या बताया, हमने बताई एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम। हमने क्या बताया कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर और एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर उस एरिया के अंदर किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। तो पॉपुलेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज इन ए यूनिट एरिया, इन ए यूनिट एरिया, या इसको हम पर्टिकुलर एरिया भी लिख सकते हैं, इसको हम पर्टिकुलर एरिया भी लिख सकते हैं। ठीक है, एट ए यूनिट टाइम और एट ए पर्टिकुलर टाइम। यहां पर्टिकुलर टाइम लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो हम क्या लिखते हैं, एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं किसी स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के, उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करें कि इतने माइस, और इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है पॉपुलेशन को, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर किलोमीटर स्क्वायर। एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, अगर हम टेरेस्ट्रियल पॉपुलेशन बता रहे हैं तो हम उसको ऐसे बताएंगे। अगर इसको कम कर दिया जाए, अगर मीटर की बात करें तो हम बोले कि
10 माइस पर मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें एक्वेटिक लाइफ के अंदर तो हम लिखेंगे कि एक्स इंडिविजुअल्स पर मीटर क्यूब ऑफ एरिया। तो ये किसके लिए है? ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन के लिए है। इसको एक्सप्रेस ऐसे किया जाता है, टेरेस्ट्रियल। और ये क्या है? ये है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो एक्स इंडिविजुअल्स पर मीटर क्यूब ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, और 10 माइस पर मीटर स्क्वायर ये हो गया टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो ये क्या है? ये है पॉपुलेशन। ये क्या हो गई? ये हो गई पॉपुलेशन। एक और टर्म आती है जिसको बोला जाता है इकोलॉजिकल पॉपुलेशन। ठीक है, एक और टर्म आती है और इस टर्म का नाम क्या है? इकोलॉजिकल पॉपुलेशन। ठीक है, इस टर्म का नाम क्या है? इस टर्म का नाम है इकोलॉजिकल पॉपुलेशन। और इकोलॉजिकल पॉपुलेशन की हम बात करें तो इकोलॉजिकल पॉपुलेशन क्या होती है? सपोज करो, देखो ये हमारे पास क्या है? एक एरिया है। ये क्या है? हमारे पास एक एरिया है, और इस एरिया के अंदर एक छोटा सा रीजन है जो क्या है? हैबिटेबल। एक छोटा सा रीजन क्या है? वो है हैबिटेबल रीजन। हैबिटेबल रीजन। मान लो हम बात ही कर रहे हैं किसकी? माइस की। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं माइस की। हमने बोला कि ये एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक छोटा सा रीजन है जो कि एक हैबिटेबल रीजन है, और ये एरिया जो है वो है 1 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है? एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर। और इस एरिया के अंदर जो हाफ एरिया है, इस एरिया के अंदर जो हाफ एरिया है वो क्या है? केवल वो माइस के लिए वो ही हैबिटेबल है। वही क्या है? हैबिटेबल। जैसे हमने ऊपर लिख दिया, मेंशन कर दिया कि वो आधा एरिया हैबिटेबल रीजन है। तो इस माइस की इकोलॉजिकल पॉपुलेशन क्या होगी? ये एरिया जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर है, 1 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके अंदर मान के चलो कि क्या है? 1000 माइस। इसके अंदर क्या है? 1000 माइस। तो इसकी इकोलॉजिकल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? 2000 माइस पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ हैबिटेबल एरिया। हैबिटेबल एरिया। देखो ये टर्म यहां पे मैंने मेंशन की है कि हैबिटेबल एरिया। पहले पॉपुलेशन क्या थी? पहले पॉपुलेशन ये थी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, और उस 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर क्या थे? 1000 माइस थे, और उस एरिया का हाफ रीजन जो था वो हैबिटेबल नहीं था, रहने लायक नहीं था उन माइस के लिए। तो हमने बोला कि इसकी जो पॉपुलेशन है और उसमें इसमें इंडिविजुअल नंबर ऑफ माइस जो थे वो 1000 थे। तो अगर हम इसको इकोलॉजिकल टर्म के अंदर लेके जाएं तो हम बोलेंगे कि 2000 माइस पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द हैबिटेबल एरिया। अगर ये एरिया हैबिटेबल होता बचा हुआ, अगर ये बचा हुआ एरिया हैबिटेबल होता तो यहां कितने माइस आ जाते? यहां इसका डबल अमाउंट ऑफ माइस यहां पे होता। तो ये है इकोलॉजिकल पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट। ये क्या है? इकोलॉजिकल पॉपुलेशन। और ये जो इकोलॉजिकल पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल पॉपुलेशन इकोलॉजिकल पॉपुलेशन इकोलॉजिकल पॉपुलेशन डेंसिटी।
ये इसका कॉन्सेप्ट है, इकोलॉजिकल पॉपुलेशन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। इकोलॉजिकल पॉपुलेशन डेंसिटी हम ऐसे निकालते हैं। तो ये जो है ये क्या है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में इकोलॉजिकल पॉपुलेशन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है। और अगर हम नॉर्मली डेंसिटी निकालें, फॉर एग्जांपल D इज इक्वल टू डेंसिटी, देन इट विल बी N/S। अगर किसी पॉपुलेशन की हम डेंसिटी निकालें तो वो क्या होगी, वो होगी N/S, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ दैट स्पीसीज डिवाइडेड बाय एरिया। एस यहां पे मैंने एरिया मान लिया। तो D क्या है, D है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और इसका N क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, और S क्या है, एरिया। ये है पॉपुलेशन के बारे में कि पॉपुलेशन क्या होती है और पॉपुलेशन को कैसे नापते हैं। पॉपुलेशन को मेजर किया जाता है पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर। तो हम आगे की तरफ अगर बात करें, आगे की तरफ चलें, तो पॉपुलेशन इज मेजर्ड इन, पॉपुलेशन इज मेजर्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी की तरह, पॉपुलेशन डेंसिटी की फॉर्म में पॉपुलेशन का नंबर जो है या पॉपुलेशन को मेजर किया जाता है कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने ज्यादा इंडिविजुअल है। जितने ज्यादा उतनी डेंसिटी ज्यादा, जितने कम उतनी डेंसिटी कम। फॉर एग्जांपल रसिया जो है काफी लार्ज एरिया है, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रसिया, और पॉपुलेशन की बात करें तो रसिया की पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है। अगर हम इंडिया से भी कंपेयर करें तो इंडिया से भी काफी कम पॉपुलेशन है वहां की। और एरिया की बात करें तो रशिया जो है इंडिया से काफी टाइम्स ज्यादा बड़ा है इन केस ऑफ एरिया, एरिया में। लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम है वहां पे, लोग कम है, तो वहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। और इंडिया के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। और बांग्लादेश के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी और भी ज्यादा है क्योंकि उस कंट्री में काफी करोड़ की पॉपुलेशन है, लगभग 20 से 22 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन में भी हो सकती है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन एरिया, हम बात करें एरिया, पॉपुलेशन करोड़ों में है ठीक है, लेकिन एरिया काफी छोटा है, इसलिए वहां पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है बांग्लादेश के अंदर। ये सिर्फ आपको देखना है टर्म्स, मैं बता रहा हूं कि कहां ध्यान आपको ज्यादा देना है। आपको ये टर्म समझनी चाहिए कि पॉपुलेशन क्या होती है और इकोलॉजिकल पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। ये इकोलॉजिकल पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये जो एग्जांपल दिया है इसका, दिस इज इकोलॉजिकल पॉपुलेशन डेंसिटी। आगे की तरफ मूव करते हैं तो एक टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन। टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक टर्म आती है बर्थ रेट, या जिसको क्या बोला जाता है, नेटेलिटी। क्या बोला जाता है, बर्थ रेट, बर्थ रेट या फिर नेटेलिटी, नेटेलिटी, बर्थ रेट या फिर नेटेलिटी। भाई बर्थ रेट कैसे डिफाइन करोगे कि मान के चलो कि 1000 इंडिविजुअल हैं, एक पॉपुलेशन के 1000 इंडिविजुअल हैं, उन 1000 इंडिविजुअल्स के अंदर या उन 1000 इंडिविजुअल्स में एक साल के अंदर कितने बर्थ हुए, द टोटल नंबर ऑफ बर्थ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन ए पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ बर्थ इन ए पॉपुलेशन इन ए यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर उस पॉपुलेशन के अंदर कितने इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ, उसको बोला जाता है क्या, बर्थ रेट और नेटेलिटी, उसको बर्थ रेट और नेटेलिटी बोला जाता है।
इसमें कोई ज्यादा खास समझाने की बात नहीं है। इसको कैसे मेजर किया जाता है? बर्थ, इसको मेजर किया जाता है बर्थ पर 1,000 इंडिविजुअल्स, बर्थ पर 1,000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है नेटेलिटी को, कैसे कि बर्थ, बर्थ पर 1,000 इंडिविजुअल्स पर ईयर, ऐसे उसको मेजर किया जाता है बर्थ रेट को। एक टर्म आती है मैक्सिमम बर्थ रेट, ठीक है, एक टर्म आती है क्या? मैक्सिमम बर्थ रेट, मैक्सिमम बर्थ रेट। मैक्सिमम बर्थ रेट जो है, सबसे पहली बात तो ये जो है, ये एक ट्रू कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रू कॉन्सेप्ट ये नहीं है। कैसे? मैक्सिमम बर्थ रेट का मतलब ये क्या है कि एक पॉपुलेशन के अंदर, एक पॉपुलेशन के अंदर एक साल के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने बर्थ हो सकते हैं, वो है मैक्सिमम बर्थ रेट। और ये कब है? इसके लिए कुछ फैक्टर्स लागू हैं कि जो भी कंडीशंस है वो सारी की सारी फेवरेबल होनी चाहिए। सारी की सारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए? सभी कंडीशंस क्या होनी चाहिए? फेवरेबल होनी चाहिए, कोई भी उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में क्या होती है? उस कंडीशन में होती है मैक्सिमम बर्थ रेट। और ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इट इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस इन ए पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हुए, उसको क्या बोला जाता है? मैक्सिमम बर्थ रेट, उसको मैक्सिमम बर्थ रेट बोला जाता है। यहां पे ऑल द फैक्टर्स जो है, सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए? वो होने चाहिए फेवरेबल। ऑल फैक्टर्स आर फेवरेबल। अगर ये चीज होगी तभी मैक्सिमम बर्थ रेट अटेन होगी, तभी क्या होगा? तभी मैक्सिमम बर्थ रेट जो है वो अटेन होगी। लेकिन ये एक ट्रू कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर सारी की सारी फीमेल्स जो है वो इक्वली फर्टाइल नहीं होती है, सारी फीमेल्स जो है वो इक्वली फर्टाइल नहीं होती है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो लागू नहीं होता। डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आप दो पॉपुलेशन लो, एक पॉपुलेशन के अंदर 800 मेल्स 200 फीमेल, दूसरी पॉपुलेशन के अंदर 600 फीमेल और 400 मेल, दोनों 1000 इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन है, किसकी पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होगी या मैक्सिमम बर्थ रेट जो है वो कहां अटेन हो सकती है? जिसमें नंबर ऑफ फीमेल्स ज्यादा रहेंगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, अगर ये फैक्टर फेवरेबल होते हैं तो ये अटेन की जा सकती है, अदरवाइज ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक आर्बिट्री कॉन्सेप्ट है। एक और टर्म आती है जिसको बोला जाता है डेथ रेट, मोर्टेलिटी या डेथ रेट। और ये आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। डेथ रेट हम लोग यहां देख लेते हैं, डेथ रेट, डेथ रेट। तो डेथ रेट किसी पॉपुलेशन का कैसे डिफाइन करेंगे? डेथ रेट या फिर मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी, डेथ रेट या फिर मोर्टेलिटी कि एक पॉपुलेशन के अंदर कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई एक पर्टिकुलर टाइम में। इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, वो क्या हो जाएगा? डेथ रेट। नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाई, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाई पर 100 पर 1000 इंडिविजुअल्स, पर 1000 इंडिविजुअल्स
पर ईयर, एक साल के अंदर पर 1000 लोगों के अंदर कितने लोग की डेथ हो गई, दैट इज डेथ रेट। और डेथ रेट के साथ भी एक और टर्म आती है, मिनिमम डेथ रेट। इसके साथ भी एक टर्म आती है क्या, मिनिमम डेथ रेट। ये इसके साथ टर्म आती है मिनिमम डेथ रेट। और मिनिमम डेथ रेट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एनालोगस है मैक्सिमम बर्थ रेट के साथ। मिनिमम डेथ रेट का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज एनालोगस, इट इज एनालोगस किसके साथ, टू मैक्सिमम बर्थ रेट, टू मैक्सिमम बर्थ रेट। वो मैक्सिमम बर्थ रेट के साथ एनालोगस है। कौन सा कॉन्सेप्ट, मिनिमम डेथ रेट का कॉन्सेप्ट जो है वो मैक्सिमम बर्थ रेट के साथ एनालोगस है। कैसे, देखो कि एक पॉपुलेशन के अंदर कम से कम कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हुई एक साल के अंदर। मिनिमम डेथ रेट क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ डेथ, ये क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ डेथ, मिनिमम नंबर ऑफ डेथ। किसी ऑर्गेनिजम्स की एक पॉपुलेशन के अंदर कम से कम कितनी डेथ हो सकती है पर 1000 इंडिविजुअल्स, वो है मिनिमम डेथ रेट। और ये कब लागू होते किसी पॉपुलेशन पे, अगर वो पॉपुलेशन केवल और केवल एजिंग की वजह से डाई कर रही है। एजिंग की वजह से उसमें क्या हुआ, इफ ए पॉपुलेशन डाइंग, इफ ए पॉपुलेशन इज डाइंग by changes occurs due to aging। अगर एजिंग की वजह से कुछ चेंज आए बॉडी में या उम्र के साथ उनकी डेथ हो रही है, तब अगर उस पॉपुलेशन को हम बोलेंगे कि उसमें मिनिमम डेथ रेट हो रही है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू ए पॉपुलेशन कि उसके यंग इंडिविजुअल्स की डेथ ना हो, और वो पॉपुलेशन केवल डिक्लाइन कब करे, उसकी में डेथ रेट कब आए, उसका ऑर्गेनिज्म को उसकी डेथ कब हो रही है, जब वो बूढ़ा हो जा रहा है या उसका जो एक पूरा जीवन चक्र का टाइम खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पहले कंसिडर करते थे कि वुमेन्स की पॉपुलेशन, वुमेन्स की जो एज है वो 100 साल के आसपास हम मानते थे पहले, अभी कम है। अगर उस टाइम को अटेन करने के बाद कोई मर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पे वहां मिनिमम डेथ रेट है उस पॉपुलेशन के अंदर। लेकिन क्या एक पॉपुलेशन में ऐसा हो सकता है, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर ये वाली चीजें जो है मिनिमम डेथ रेट वाली वो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या है, ये भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और वो भी क्या है, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है कि एक पॉपुलेशन जो है उसमें क्या इंपॉर्टेंट रहता है, कि क्या उसके अंदर जो जितने ऑर्गेनिजम्स मर गए वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, या उस पॉपुलेशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जो चले गए वो कि जो हैं वो, जो चले गए वो चले गए, और जो इंपॉर्टेंट है जो साथ में है जो बच गए वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए उन्हीं का ख्याल रखते हुए एक कर्व बनाया जाता है जिसको बोला जाता है सर्वाइवरशिप कर्व। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सर्वाइवरशिप कर्व। इसको क्या बोलते हैं, सर्वाइवरशिप कर्व। तो ये कर्व जो है अभी बताते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा कि ये कर्व क्या कहता है। ये हम बना रहे हैं सर्वाइवरशिप कर्व, और इस तरह से इस तरफ में हमने दिखा दिया क्या, एज, और यहां हम दिखाएंगे नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स इस डायरेक्शन में।
जैसे मान के ये चलते हैं, यहां पे हम पहुंचा देते हैं 1000, 1000, 5000, 100, 10 और 0। तो ये क्या है, इस डायरेक्शन में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उन पे क्या है, एक्स एक्सिस पे है एज, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ सर्वाइवर्स जो जिंदा बचे हैं वो। यहां क्या है, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स हैं। तो ये क्या है, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स इस डायरेक्शन में। अब सर्वाइवरशिप क्या है, सर्वाइवरशिप एक कर्व प्लॉट किया जाता है सर्वाइवर इंडिविजुअल्स के बीच में और किसके बीच में, एज के बीच में, कि एक पर्टिकुलर एज के ऊपर उस पॉपुलेशन के कितने इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सर्वाइवरशिप कर्व। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है सर्वाइवरशिप कर्व। और सर्वाइवरशिप कर्व जो है वो 3 तरह के बेसिकली सर्वाइवरशिप कर्व होते हैं। और वो 3 तरह कौन कौन सी हैं, ये 3 तरह के सर्वाइवरशिप कर्व होते हैं। देखो अभी हमने बना दिए 3 तरह के सर्वाइवरशिप कर्व। और तीसरा कर्व कौन सा, ये तीसरा कर्व इससे बनाएंगे, ये हो गया तीसरा कर्व। ठीक है, ये क्या हो गया, तीसरा कर्व। इसको हमने बोल दिया टाइप 1 कर्व। इसको क्या बोल दिया, टाइप 1 कर्व। इसको बोल दिया टाइप 2 कर्व, टाइप 2 कर्व। और इसको क्या बोल दिया, टाइप 3 कर्व। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, 3 तरह के कर्व होते हैं सर्वाइवरशिप के। अब टाइप 1 के कर्व के बारे में अगर हम देखना शुरू करें, इसके बारे में बात करके देखें कि टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व जो है वो क्या कहता है। अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में समझें तो ये आपको पता चल जाएगा कि सर्वाइवरशिप जो है वो क्या कहता है। पहला वाला सर्वाइवरशिप देखो कर्व, एज, एज यहां इधर ब्लैक बोर्ड पे देखो, एज, एज क्या हुआ, एज बढ़ रहा है, एज बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो स्टेबल हैं, एक जगह पे हैं, वो घट नहीं रहे हैं। यहां क्या हुआ, एज बढ़ा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, एज लास्ट में आ गया, यहां एज बिल्कुल खत्म, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो डिक्लाइन करना शुरू हो गए। इसका मतलब यहां पे नेचुरल डेथ होना शुरू हो रही है इंडिविजुअल्स की। मतलब कि मिनिमम डेथ होती है ड्यूरिंग इनिशियल एज ऑफ लाइफ। लाइफ के इनिशियल एज के ऊपर हम यहां टाइप 1 के बारे में बात करें, टाइप 1 इसको हाईली कॉन्वेक्स, इसको हाईली कॉन्वेक्स कर्व भी कहते हैं। जरा हम कलर्स, लाइट लाइट कलर्स का यूज कर लेते हैं यहां पे। एक कलर क्या लिया जाए, एक कलर ऐसा लिया जाए कुछ, यस। टाइप 1 कर्व जो है वो क्या कहता है कि यहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो सरवाइव कर रहे हैं ड्यूरिंग इनिशियल एज अप टू द लास्ट फेज ऑफ लाइफ। लाइफ की वो लास्ट फेज तक वो क्या कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। दे आर सर्वाइविंग टू द, अप टू द, ठीक है, दे आर सर्वाइविंग अप टू द लास्ट फेज ऑफ लाइफ। दे आर सर्वाइविंग अप टू द लास्ट फेज, लास्ट फेज तक वो सरवाइव कर रहे हैं। उसके बाद वो लेटर फेज पे, लेटर फेज के ऊपर क्या है, लेटर फेज के ऊपर नंबर जो है उनके एनिमल्स के वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट डिक्लाइन। और इस तरह का कर्व उन इंडिविजुअल्स के अंदर देखने को मिलता है जो लाइफ टाइम के अंदर क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम ऑफ ब्रीडिंग करते हैं। ये क्या होता है, जो मल्टीपल टाइम ऑफ ब्रीडिंग करते हैं, मल्टीपल टाइम ऑफ ब्रीडिंग जो इंडिविजुअल्स ये करते हैं उनके अंदर ये कर्व देखने को मिलता है। और इनका एग्जाम्पल होता है ह्यूमंस, इनका एग्जाम्पल क्या होता है, ह्यूमंस एंड अदर मैमल्स, माउंटेन डियर्स। और क्या एग्जाम्पल हो गया इनका, माउंटेन डियर्स।
ये क्या हो गया इनके बारे में, टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व। तो टाइप 1 के बारे में पता चल गया। अब टाइप 2 के बारे में देखें तो इनका कभी कोई भरोसा नहीं, ये धीरे 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 इनकी एज बढ़ती जाती है, मरते जाते हैं, एज बढ़ती जाती है और ये मरते जाते हैं। तो ये जो टाइप 2 कर्व जो है, टाइप 2 कर्व जो है वो है स्ट्रेट कर्व। ये क्या है, ये है स्ट्रेट कर्व। और अगर हम बात करें किसकी, टाइप 1 की, तो ये क्या था, हाईली कॉन्वेक्स। ये क्या था, हाईली कॉन्वेक्स। तो टाइप 2 जो है वो स्ट्रेट कर्व है। तो यहां पे डेथ जो है, डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स, डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो है वो कांस्टेंट है। यहां पे डेथ है इंडिविजुअल्स की, वो टाइम के हिसाब से कांस्टेंट है। डेथ चलती आ रही है, एज बढ़ती जा रही है, और यहां पे हम टाइम भी लिख सकते हैं और यहां पे हम एज भी लिख सकते हैं, यहां पे हम एज भी लिख सकते हैं। और अगर बात करें टाइप 3 वाले की, तो टाइप 3 के अंदर क्या है, मैक्सिमम डेथ हमें कहां ऑब्जर्व हो रही है, टाइप 3 सर्वाइवरशिप की अगर बात करें तो ये है हाईली कॉनकेव। ये क्या है, ये हाईली कॉनकेव टाइप का कर्व है। क्या है ये हाईली कॉनकेव टाइप का कर्व है। और यहां क्या हुआ, जैसे यहां देखो नंबर 1000 से शुरू हुआ, उम्र के थोड़े से टाइम पे ही इतने इंडिविजुअल जो है उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो बचे हुए इंडिविजुअल हैं, अगर कोई इंडिविजुअल लाइफ की ये स्टेज पार कर गया तो इसका मतलब वो लंबा चलेगा। अगर कोई ये स्टेज पार कर गया तो इसका मतलब वो लंबा चलेगा, वो इंडिविजुअल्स। इसके एग्जाम्पल इसमें क्या है, हम बात करें कि डेथ जो है, मतलब मोर्टेलिटी की ही बात कर रहे हैं हम। डेथ जो है वो क्या है, डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स, डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स वो क्या है, मैक्सिमम है। कब, डेथ ऑफ इंडिविजुअल इज मैक्सिमम ड्यूरिंग यंग एज, ड्यूरिंग यंग एज, यंग एज के अंदर ही मैक्सिमम डेथ यहां पे होने लग जाती है। और इसके अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो ओइस्टर, ओइस्टर जो है वो इसका एग्जाम्पल है टाइप 3, इसका टाइप 3 कर्व का, टाइप 3 कर्व का जो है ये एग्जाम्पल है। और इसके अंदर ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जो लाइफ मैक्सिमम केसेस में क्या होता कि जो लाइफ में एक बार ब्रीडिंग करते हैं, जो लाइफ में एक बार ब्रीडिंग करते हैं, वो मैक्सिमम केसेस में शो करते हैं टाइप 3 सर्वाइवरशिप कर्व, वो ये शो करते हैं। तो जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने, या फिर आप उसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारी की सारी चीजें यहां मेंशन नहीं कर रहा हूं, मैं ओरली भी मैं बहुत सारी चीजें आपको बता रहा हूं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से उसको देखें, और आपको अगर कुछ लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो आप उसको नोट कर लीजिए। और आपको डेफिनेटली नोट करना भी चाहिए। अगर आपको याद हो जाता है स्टोरी के जैसे तो आप उसको याद भी रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस कर्व के अंदर क्या है, आप उसको देख के समझ सकते हो। कोई भी ग्राफ हो आप उसको देखो कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, और देख के उसको सोल्व करना शुरू करो कि यहां पहले वाले में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वहां डेथ नहीं है, सर्वाइवर्स कितने सर्वाइव कर रहे हैं, मैक्सिमम। डाउन होना शुरू हुए जब एज मैक्सिमम हो गई, लाइक ह्यूमंस। यहां क्या कांस्टेंट डेथ रेट है शुरू से लेके एंड तक, कांस्टेंट डेथ रेट। यहां क्या है, शुरू में डेथ रेट इतनी ज्यादा है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थोड़े से बचते हैं, और जो बच गए वो पार कर लेंगे, वो जी जाएंगे अच्छा खासा। एग्जाम्पल है ओइस्टर, दिस इज सर्वाइवरशिप कर्व। ये कुछ थी क्या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन,
और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन के अंदर दो तीन चीजें और हैं, वो देखो क्या है। हम दो हेडिंग के थ्रू उन चीजों को समझते हैं। पॉपुलेशन डिस्पर्सल, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्पर्सल और डिस्पर्सन, और क्या है डिस्पर्सन। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि डिस्पर्सन क्या होता है। डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्सन होता है कि एक पॉपुलेशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट कैसे है। क्या है कि एक पॉपुलेशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स का अरेंजमेंट कैसा है, उस बेसिस पे हम बोलते हैं कि तीन तरह की पॉपुलेशन होती है। उस बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि तीन तरह की पॉपुलेशन होती है। एक को बोलते हैं कि जिसके अंदर रेगुलर डिस्पर्सन होता है, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं रेगुलर, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं? रेगुलर। और ये है क्लम्प्ड, ये है क्लम्प्ड। और ये क्या है? इररेगुलर। रेगुलर, इरेगुलर का मतलब या फिर रैंडम, ठीक है, या फिर रैंडम। तो रेगुलर डिस्पर्सल, इरेगुलर डिस्पर्सल और क्लम्प्ड डिस्पर्सन के अंदर क्या डिफरेंस होता है? जैसे रेगुलर की बात करें तो अगर इंडिविजुअल्स हैं किसी पॉपुलेशन के, वो एक दूसरे के साथ एक फिक्स डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ऐसी पॉपुलेशन को हम बोलते हैं कि उस पॉपुलेशन का डिस्पर्सन जो है वो रेगुलर डिस्पर्शन है। उस पॉपुलेशन का डिस्पर्सन जो है वो कैसा है? वो रेगुलर डिस्पर्शन है। तो क्या है कि इंडिविजुअल्स के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स, डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स इज क्या है इनके बीच में? रेगुलर। रेगुलर, रेगुलर का मतलब एक फिक्स डिस्टेंस है। और यहां क्या है? यहां उन ऑर्गेनिजम्स का कोई लेना देना नहीं है। कोई यहां पड़ा है, कोई यहां पड़ा है, कोई यहां पड़ा है, कोई यहां पड़ा है, कोई यहां, कोई यहां, इसके साथ ये पड़ा हो सकता है, यहां पड़ा है ये अरेंजमेंट अगर किसी पॉपुलेशन का है तो उसको क्या बोलेंगे कि उसके अंदर एक रैंडम डिस्पर्सन है। उस पॉपुलेशन के अंदर क्या है? रैंडम डिस्पर्सन है। और इसका एग्जांपल रेगुलर डिस्पर्शन और जो रैंडम डिस्पर्शन जो है, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? दे बोथ आर रेयर। ये क्या है? ये दोनों के दोनों जो है वो रेयर फिनोमिना है। दिस वन इज द रेयर और दिस वन इज द रेयर, ये भी रेयर होता है। लेकिन ये आपको याद हो, कहीं देखा है क्या आपने? आप एक किसान के खेत में जाएंगे तो आप देखोगे कि जो पौधे लगे हुए हैं, जो भी क्रॉप उगाई है, उसके पौधे एक लाइन से लगे रहते हैं और इक्वली डिस्टेंटेड, एक दूसरे से जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। तो ये जो है, ये वाला जो डिस्पर्सल है, ये जो डिस्पर्सन है, ये वाला रेगुलर डिस्पर्सन, वो कहां देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है फील्ड। और इसको और ठीक लिखें तो क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड, अगर उसमें क्रॉप होगी, अगर उसके अंदर क्रॉप होगी तभी तो रेगुलर इरेगुलर होगा। अगर उस वो फील्ड खाली होगा, फील्ड तो खाली भी होता है, भरा भी होता है। अगर उसमें क्रॉप होगी तो ये बेटर है क्रॉप फील्ड, FIELD। क्रॉप फील्ड जो है वो बेटर टर्म है। तो ये हमें कहां मिलेगा? ये क्रॉप फील्ड में मिलेगा। ये कब होता है? जब एनवायरमेंट जो है, एनवायरमेंट जो है वो यूनिफॉर्म प्रेजेंट होता है, यूनिफॉर्म। और
उनको कोई चांस ही नहीं मिलता एक दूसरे के पास आने का। दे डोंट गेट चांस, दे डोंट गेट चांस टू कम टुगेदर, टू कम टुगेदर। उनको चांस ही नहीं मिला कि वे एक दूसरे के पास आए और साथ साथ में रहें। तो ये पॉपुलेशन का जो डिस्पर्शन है वो भी क्या रहता है, रेयर होता है, और ये भी रेयर होता है। नेचुरल पॉपुलेशन में ये नहीं होता, ये क्रॉप फील्ड जो है वो मैन मेड है। और तीसरा क्या आता है हमारे पास, क्लम्प्ड। क्लम्प्ड का मतलब कि कुछ पॉपुलेशन जो है वो एक ग्रुप में यहां प्रेजेंट है, कुछ पॉपुलेशन एक ग्रुप में यहां प्रेजेंट है, कुछ पॉपुलेशन एक ग्रुप में यहां प्रेजेंट है, और कुछ पॉपुलेशन एक ग्रुप के अंदर यहां प्रेजेंट है, कुछ यहां प्रेजेंट है। इस तरह से वो क्या है कि इंडिविजुअल्स जो है वो क्लंप में प्रेजेंट होते हैं, गुच्छों में प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे दिखते हैं, हम इसको अगर एक लाइन में लिखें तो ये क्या है, पैच ऑफ पॉपुलेशन, पैच ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हमें पैचेज दिखते हैं, धब्बे दिखते हैं। और दिस इज, ये वाला जो जो तरीका है पॉपुलेशन डिस्पर्सन का, वो मोस्ट कॉमन है किसी पॉपुलेशन के अंदर। दिस वन इज द मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है कि एक क्लंप, दूसरा क्लंप और तीसरा क्लंप, और पॉपुलेशन एक पैच के जैसे दिखाई देती है। दिस वन इज द डिस्पर्सन, पॉपुलेशन डिस्पर्शन। इसको अगर सिंपली लिखना चाहो तो ये क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सारी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन के बारे में। और पॉपुलेशन डिस्पर्सल के बारे में क्या है, देखो पॉपुलेशन डिस्पर्सल क्या होता है, ये एक पॉपुलेशन है और ये पीले वाले इसके इंडिविजुअल्स हैं, ये इंडिविजुअल, ये सारे क्या हैं, उसके इंडिविजुअल्स हैं इस पॉपुलेशन के। तो पॉपुलेशन डिस्पर्शन क्या है, इन एंड आउट मूवमेंट, इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, या इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन, और या किसी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स का बाहर और अंदर का मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डिस्पर्सल। अगर ये बाहर चले गए, अगर ये बाहर चले गए तो उसको बोला जाता है एमिग्रेशन। अगर कुछ इंडिविजुअल्स बाहर चले गए तो उसको क्या बोला जाएगा, एमिग्रेशन, वो चले गए बाहर। और कुछ इंडिविजुअल्स अंदर आ गए तो उसको क्या बोला जाता है, इमिग्रेशन। एयरपोर्ट्स पे होता है एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, कौन आए और कौन गए। और एक और क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल्स अंदर भी आ रहे हैं और बाहर भी आ जा रहे हैं। चलो इसका कलर चेंज कर देते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स क्या है, कुछ इंडिविजुअल्स बाहर भी जा रहे हैं और वही इंडिविजुअल्स अंदर भी आ रहे हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है माइग्रेशन। इसको क्या बोला जाता है, माइग्रेशन। जैसे कि आपने एक टर्म पढ़ा होगा, माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब वो क्या करते हैं, वो एक टाइम पे चले जाते हैं और दूसरे टाइम पे आ जाते हैं। साइबेरियन बर्ड्स, या हमने एक टाइम पे पढ़ा था नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ बर्ड्स। अगर आपको याद हो कि बर्ड्स जो नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, ऑटमन में, और स्प्रिंग में वापस आ जाते हैं। ये क्या है, ये पॉपुलेशन डिस्पर्सल, वो है डिस्पर्सन, अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, इन एंड आउट मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक पॉपुलेशन के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये उसकी पॉपुलेशन की क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स। एक और टर्म आती है एज स्ट्रक्चर। टर्म क्या आती है, टर्म आती है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर क्या है, एज स्ट्रक्चर रेशियो है किसका, एज स्ट्रक्चर रेशियो है किसका, कि उस पॉपुलेशन के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, प्री रिप्रोडक्टिव
उसके अंदर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के कितने लोग हैं, और उसके अंदर पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, एज स्ट्रक्चर। वो क्या हो गया, एज स्ट्रक्चर हो गया ये। अब ये तो है नंबर, कैसे कैसे इंडिविजुअल्स जो है वो इस पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट हैं, कैसे कैसे इंडिविजुअल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। तो किसी पॉपुलेशन के अंदर तीन तरह के एज कंपोजिशन भी इसको बोल सकते हैं। तो तीन तरह के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। नंबर एक, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स एक पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो जो एज स्ट्रक्चर है किसी पॉपुलेशन का, किसी पॉपुलेशन का जो एज स्ट्रक्चर है उसको दर्शाया जाता है एज पैरामिड्स की फॉर्म में। अब देखो एज पैरामिड्स क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि एज पैरामिड्स क्या होते हैं। देखो एज पैरामिड्स क्या होते हैं, एज पैरामिड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज पैरामिड्स मैं पहले ही मेंशन कर दे रहा हूं। एज पैरामिड्स क्या होते हैं, ये किसी पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर बताने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि किसी पॉपुलेशन के अंदर कितने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग हैं, कितने प्री रिप्रोडक्टिव और कितने पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग हैं। तो ये जो है इसको हम, ये एज कंपोजिशन अगर आ जाए, एज कंपोजिशन और एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें एज पैरामिड्स के बारे में देखना पड़ेगा। और अगर एज स्ट्रक्चर के बारे में बात आए, अगर बात आए एज स्ट्रक्चर के बारे में, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें बोलेंगे कि किसी भी पॉपुलेशन का के स्ट्रक्चर के अंदर तीन कैटेगरीज हो सकती हैं जो कि उस पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर बनाती हैं। वो है प्री रिप्रोडक्टिव प्लस रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये एज स्ट्रक्चर बनाता है। और एज कंपोजिशन और एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसका क्या सिनेरियो है, उसका क्या सीन है, आओ चेक करते हैं। ये मान के चलो मैंने बना दिया है कुछ, ये डायग्राम जैसा मैंने कुछ बनाया है, शायद अभी बनाते हैं। ये डायग्राम में क्या है, किसी पॉपुलेशन के अंदर इस लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है वो है प्री रिप्रोडक्टिव एज के। वो कैसे है, वो प्री रिप्रोडक्टिव एज के, प्री रिप्रोडक्टिव। और यहां क्या है, इसके ऊपर जो इंडिविजुअल्स हैं वो हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के, रिप्रोडक्टिव। और यहां क्या है, इसके ऊपर जो इंडिविजुअल्स हैं वो हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। वो क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो हम यहां क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि किसी पॉपुलेशन के अंदर एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा हो सकता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन देखो, एक पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसमें कैसा एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मान लो कि हमारे पास, अब इनके अंदर मैं एक चीज कॉमन कर दे रहा हूं, एक चीज क्या कॉमन कर दे रहा हूं कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल्स हैं, मैं उनको लगभग बराबर सा रख लेता हूं। ठीक है, सॉरी गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, मेरे को इसको ग्रीन कलर से बनाना चाहिए था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें ग्रीन कलर ऐसे फिल कर देंगे। हम इसमें ऐसे ग्रीन कलर फिल कर देंगे ताकि आपको इजी रहे इसको समझने के लिए कि ग्रीन कलर कौन सा किसका था। ग्रीन कलर था रिप्रोडक्टिव एज का। अब दूसरा जो है वो, यहां देखो, एक पॉपुलेशन ऐसी हो सकती है जिसमें
प्री रिप्रोडक्टिव के इंडिविजुअल्स हों वो क्या हों, ज्यादा हों। और यहां क्या हो सकता है कि यहां प्री रिप्रोडक्टिव के इंडिविजुअल्स जो है वो इसके बराबर हों, और यहां प्री रिप्रोडक्टिव के इंडिविजुअल्स इससे कम हो। देखो एक बार ध्यान से जरा ग्राफ देख लो, फिर सब समझ आ जाएगा कि क्या खींचड़ी पक रही है यहां पे। ये देखो, और ये हो गया, और ये हो गया। तो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जो है वो तीन तरह के हो गए। अगर हम इसको एक इसमें पिरो दें तो ये कैसे शेप में आएंगे, ये शेप आ जाएगा पिरामिड के जैसा। ठीक है, ये शेप आ जाएगा कैसा, पिरामिड के जैसा। और ये शेप कैसा आ जाएगा, ये शेप आ जाएगा बेल का जैसा। ठीक है, घंटी वाला। और ये शेप कैसा है, ये शेप ऐसा है, ये ऐसे जाके फिर ऐसे हो जाता है, फिर ऐसे जाके ये ऐसे हो जाता है। तो इस शेप को बोलते हैं अर्न शेप। तो क्या बोलते हैं, अर्न शेप। और अर्न का मतलब होता है कलश, अगर किसी को ना पता हो तो अर्न का मतलब होता है कलश के शेप का। यह है बैल के शेप का, और ये क्या है, ये है पिरामिड शेप का, पिरामिड शेप। अब मुझे आप ये बताओ कि किसी पॉपुलेशन के एज स्ट्रक्चर कैसे कैसे हो सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है बेल पिरामिड शेप का, एक ऐसा हो सकता है बेल शेप का, एक वैसा और एक वैसा। कैसा कैसा, एक बेल के जैसा, एक अनशेप कलश शेप के जैसा। ये किसी पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर होते हैं। अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव एज के एनिमल्स या सॉरी ऑर्गेनिजम्स ज्यादा हों, प्री रिप्रोडक्टिव के ज्यादा, रिप्रोडक्टिव के थोड़े से कम, और पोस्ट के सबसे ज्यादा, इस पॉपुलेशन को बोला जाता है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन बोला जाता है इसको। और इसको बोला जाता है स्टेबल पॉपुलेशन। इसको क्या बोला जाता है, स्टेबल पॉपुलेशन। और थर्ड वाली को बोला जाता है डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। डिमिनिशिंग पॉपुलेशन या डाइंग ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन जो है वो डिमिनिश कर रही है। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। इसके लिए एक और सिंपल टर्म है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि डिक्लाइन पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। इसके लिए क्या भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ये हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं उसके लिए, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। देखो अब मैं अगर वर्ल्ड लेवल के ऊपर बात करूं तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन किसकी है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में सबसे ऊपर जो चल रहा है वो चल रहा है सीरिया। वो क्या है, सीरिया की पॉपुलेशन जो है वो क्या है, सीरिया और नाइजीरिया, वो टॉप में चल रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ इनकी जो है वो मोर देन 4 है, मोर देन 4% पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ चल रहे हैं सीरिया नाइजीरिया। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो लगभग क्या है, इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो लगभग 1.09% है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अगर आप स्टेबल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो स्टेबल पॉपुलेशन के अंदर आता है इटली। ठीक है, स्टेबल पॉपुलेशन में आता है इटली, और स्टेबल पॉपुलेशन में कौन आता है, चाइना। इटली एंड चाइना, ये आ गए स्टेबल पॉपुलेशन में। और अगर डिमिनिशिंग पॉपुलेशन की बात करें या डाइंग ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो इसका एग्जांपल आता है जापान। ठीक है, इसका एग्जांपल आता है जापान, और ये 0 पॉइंट समथिंग 9 या ऐसा कुछ जो है वो माइनस में, इसका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो माइनस में है। एक और कंट्री है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, उसका जो ग्रोथ रेट है, लेबनन है शायद, लेबनन, इसका ग्रोथ, इसका जो ये है एज पिरामिड है, या हम पॉपुलेशन की बात करें, ये इसका जो ग्रोथ रेट है वो -8 पॉइंट समथिंग है, 8.09 है कि क्या है,
वो लगभग 8% माइनस में इसका ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, लेबनान का। तो वो डिमिनिशिंग पॉपुलेशन है। और स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चल गया कि कौन सी पॉपुलेशन कौन सी होती है, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा, वो क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो है वो कम होता चला जा रहा है। ये है स्टेबल पॉपुलेशन, सॉरी एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर ज्यादा है, वो कुछ टाइम बाद और रिप्रोडक्शन करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे ऑर्गेनिजम्स। तो दिस इज द एज पैरामिड। अब एक चीज और आती है, देखो पीछे क्या चीज आती है, देखते हैं क्या है, क्या क्या टॉपिक हमने अभी तक देखा है। पॉपुलेशन देख लिया, हाँ, एज स्ट्रक्चर हमने देख लिया, हमने पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो देखना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। अब पॉपुलेशन किस स्पीड पे ग्रो कर रही है उसी को पॉपुलेशन ग्रोथ बोलेंगे। जैसे हमने बोला कि मैंने ये अभी मेंशन किया है ना कि सीरिया की ग्रोथ 4% के आसपास है, लेबनान की -8 के अंदर ग्रोथ चल रही है, इटली चाइना ये लगभग 0 पॉइंट कुछ ग्रोथ रेट के ऊपर चल रहे हैं, 3 समथिंग ऐसा, और चाइना भी लगभग 0.8 के आसपास चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली लगा लेना भैया सबके। ये एग्जाम्पल ठीक है, सभी के एग्जाम्पल बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, लेकिन ये वाले जो नंबर है ये अप्रोक्सीमेटली है, ये है अप्रोक्सीमेटली। इंडिया का बिल्कुल ठीक है, सीरिया का और इनका बिल्कुल ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है, मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ वो देखते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो कैसे ग्रो करती है। तो आइए टॉपिक है अपना पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन जो है, एक पॉपुलेशन जो है वो दो तरह से ग्रोथ कर सकती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल, और दूसरा क्या है, लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर सकती है और लॉजिस्टिक ग्रोथ शो कर सकती है। एक्सपोनेंशियल में भी फर्दर दो तरह की होती है, एक तो जियोमेट्रिक, ठीक है, एक ग्रोथ क्या होती है, एक ग्रोथ होती है जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है, और दूसरी ग्रोथ होती है अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक एंड अर्थमेटिक। अगर पॉपुलेशन के अंदर ना, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है, चेंज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ कैसे होती है, जैसे पहले इंडिविजुअल्स के नंबर थे 2, फिर हो गए 4, फिर हो गए 6, फिर हो गए 2, 4, 8, 16, इस तरह से 2, 4, 8, 16 एंड शो ऑन। अगर कोई पॉपुलेशन एक फ्रैक्शन के मल्टीपल में चेंज हो रही है, इफ ए पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इन ए मल्टीपल ऑफ ए फ्रैक्शन, देन इट इज इन ज्योमेट्रिक ग्रोथ। और अरिथमेटिक ग्रोथ, अगर एक डिफरेंस के, एक यूनिट डिफरेंस के साथ उसके अंदर चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक ग्रोथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे के ये दोनों के दोनों क्या है, दीज आर द अरिथमेटिक ग्रोथ, और वो क्या है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। अब इनके बेसिस पे हमें दो तरह के ग्रोथ कर्व ऑब्टेन होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। यहां से हमें मिलता है जे शेप ग्रोथ कर्व और यहां से हमें मिलता है एस शेप ग्रोथ कर्व। और ये कब पॉसिबल होता है, ये वाला जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, वो कब पॉसिबल होता है, जब अबंडेंट के अंदर, अबंडेंट के अंदर एवरीथिंग प्रेजेंट हो, एवरीथिंग, एवरीथिंग प्रेजेंट अबेंडेंटली। इसका मतलब कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर उसके अगेंस्ट काम नहीं कर रहा है, नो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, नो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, कोई एनवायरमेंट का भी रेजिस्टेंस नहीं है इसके अंदर। और क्या होता है, अब इसमें एक बार ये देख लो कि जे शेप ग्रोथ कर्व के अंदर
क्या होता है। और ये पॉपुलेशन हमें इस तरह से मिलती है कि ये क्या है, इस साइड में हम लिख देंगे टाइम और इस साइड में लिख देंगे हम इंडिविजुअल्स या फिर नंबर्स। आप सिर्फ समझ जाओ कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। हमें जे शेप ग्रोथ कर्व जो है वो इस तरह से कुछ मिलता है, ऐसे ऐसे। ये है जे शेप ग्रोथ कर्व। टाइम के साथ साथ नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। यहां क्या होता है, ये एक लैग फेज है, लैग फेज, लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फेज। तो ये जो ग्रोथ कर्व है, दिस वन इज द जे शेप ग्रोथ कर्व। जे शेप ग्रोथ कर्व, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जे शेप ग्रोथ कर्व। और ये हमें कब मिल सकता है, अगर कोई पॉपुलेशन नई, अगर कोई पॉपुलेशन या कोई स्पीसीज नई लोकेलिटी में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। इफ ए पॉपुलेशन इंट्रोड्यूस्ड टू ए न्यू लोकेलिटी, अगर कोई पॉपुलेशन नई लोकेलिटी में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, वहां उस केस में हमें क्या मिल सकता है, जे शेप ग्रोथ कर्व मिल सकता है। और ये जो है, ये मैक्सिमम केसेस के अंदर या मैक्सिमम पॉपुलेशन के अंदर ये जो कर्व है वो मिलना हमें पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है या जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है किसी पॉपुलेशन की, उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें हमें मिलता है एश शेप ग्रोथ कर्व। उसमें हमें क्या मिलता है, उसमें हमें मिलता है एस शेप ग्रोथ कर्व। देखो वो ग्रोथ कर्व कैसा होता है, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया और ये है एस शेप ग्रोथ कर्व। एस शेप्ड ग्रोथ कर्व, एस शेप्ड ग्रोथ कर्व। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया एस शेप्ड ग्रोथ कर्व। ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है वो, अगर किसी पॉपुलेशन में लॉजिस्टिक ग्रोथ है तो वो क्या दिखाएगा, एस शेप्ड ग्रोथ कर्व। अगर किसी स्पीसीज के अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है तो वो क्या दिखाएगा, वो जे शेप ग्रोथ कर्व। यहां एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन के लिए ये एप्लीकेबल है, एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशंस के लिए ये एप्लीकेबल है जे शेप। और ये किसके लिए एप्लीकेबल है, लॉजिस्टिक, इसके लिए लॉजिस्टिक ग्रोथ या लॉजिस्टिक जिसमें ग्रोथ जो होती है पॉपुलेशन में वो। और यहां क्या है, यहां है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। यहां क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। और ये क्या है, ये है टाइम, ये क्या है, ये है टाइम। और ऊपर जो एक आपको डॉटेड लाइन दिख रही है वो है कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी किसकी, एनवायरमेंट की। इसको के से डिनोट किया जाता है, कैरिंग कैपेसिटी को के से डिनोट किया जाता है। और इसके बारे में क्या बोला जाता है, ये है पहली बात तो ये एस शेप ग्रोथ कर्व है। कैरिंग कैपेसिटी, अब सुनो, कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया है, अब उस एरिया के अंदर जो भी वेजिटेशन है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उसका अमाउंट क्या है, फिक्स है। उसका अमाउंट क्या है, फिक्स है। वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ही सपोर्ट कर सकता है। अगर उससे ज्यादा एक्सीड कर गए किसी पॉपुलेशन के नंबर, तो वो उन सभी इंडिविजुअल्स को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो किसी भी एनवायरनमेंट की या किसी भी एरिया की हैबिटेट की एक क्षमता होती है कि वो उससे ज्यादा इंडिविजुअल्स को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। वही यहां पे है, वही क्या है, वही तो यहां पे है कि कैरिंग कैपेसिटी के बाद इसका नंबर जो है वो बढ़ेगा नहीं। ये है लैग फेज, दिस वन इज द लैग फेज। लैग फेज के बाद लोगेरिथम फेज,
लैग फेज यहां और लोगरिथम फेज यहां। दिस वन इज द लोगरिथम फेज। और ये क्या है? ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। दिस वन इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज। और ये क्या है? ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज। और ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। ये क्या है? ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। और ये जो लास्ट में दिख रहा है ये है इक्विलिब्रियम फेज। ये क्या है? इक्विलिब्रियम फेज। तो यहां से क्या हुआ? सबसे पहला है लेग फेज, दूसरा है लोग फेज, तीसरा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज, चौथा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, और पांचवा है ये एक्सेलरेशन, ये तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज, ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज। हम इसमें से लोगरिथम फेज को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैग फेज क्या होता है? लैग फेज वो फेज होता है जब वो पॉपुलेशन जो है वो उस एनवायरमेंट के लिए अडेप्ट हो रही होती है, वो उस एनवायरमेंट के लिए अडेप्ट हो रही होती है। एक्सपोनेंशियल, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इक्विलिब्रियम फेज। ठीक है, ये सारा का सारा ये यहां से हो गया है। तो यहां देखो, यहां एक पॉपुलेशन आई, इस जगह पे, इस जगह पे एक पॉपुलेशन आई, वो देख रही कि कैसा एनवायरमेंट है यहां पे, कैसे मैं अडेप्ट करूं। धीरे धीरे रिप्रोडक्शन करना शुरू करती है। रिप्रोडक्टिव रेट थोड़ा सा स्लो रहता है इनिशियली। वही चीज उसके लिए भी एप्लीकेबल है। उसके लिए सिर्फ यहां पे चेंज आएगा, यहां पे। ये दोनों सेम है। कहां तक? अगर मैं इसको यहां से ऐसे ढक लूं तो ये सेम है, ये भी तो जे शेप के जैसा है। लेकिन सिर्फ यहां चेंज आता है। किसकी वजह से? कैरिंग कैपेसिटी की वजह से। क्या हुआ? एक पॉपुलेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई बिल्कुल नई एरिया में। यहां क्या है? सब कुछ खुला अवेलेबल है, खुला खाओ अच्छे से, सब कुछ खुला अवेलेबल है। यहां पे नया हैबिटेट है, नया एरिया है उस स्पीसीज के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज भर भर के अवेलेबल है। क्या किया? पहले अडेप्ट किया, उसके बाद थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव रेट इसने बढ़ाया, और फाइनली रिप्रोडक्शन का रेट बिल्कुल फास्ट है। यहां तक क्लियर है। अब क्या हुआ? रिप्रोडक्शन का रेट थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ इस जगह पे, और फाइनली एक स्टेबल स्टेट में आ गया है। ऐसे फाइनली एक स्टेबल स्टेट में आ गया, जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, उससे आगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नहीं बढ़ते हैं। तो ये कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इसको, कैरिंग कैपेसिटी जो है वो मेनली रेस्पॉन्सिबल है कि किसी पॉपुलेशन के शेप को जे से एच बनाने के लिए। तो ये कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि उसको पता है कि इससे ज्यादा इंडिविजुअल सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा हुए, क्या हुआ? कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्या हुआ? कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो यहां पे ये हो गया एस शेप ग्रोथ कर्व, वो हो गया जे शेप ग्रोथ कर्व। अब चाइना के अंदर क्या है? पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब वो क्या ढूंढता फिर रहा है कि इधर ताइवान को हथिया ले, इधर इंडिया के पार्ट को थोड़ा सा हथिया ले, उधर से हांगकांग तो उसने ले रखा है, पूरा तिब्बत कब्जा कर लिया। अब वो क्या देख रहा है? थोड़ा फिलीपींस की तरफ चला जाए, थोड़ा पाकिस्तान का हिस्सा हथिया ले। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां की कैरिंग कैपेसिटी जो है वो स्टेबलाइज होने की तरफ जा रही है। उसके बाद वो और पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया एस शेप और जे शेप ग्रोथ कर्व। आई थिंक आपको यहां से क्लियर है। और अगर किसी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए दो फैक्टर्स हैं, एक तो डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट। कंट्रोल ऑफ ए पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज, तो ये पॉपुलेशन साइज भी हो सकता है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी हो सकता है।
आपके सिलेबस में फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, एक पॉपुलेशन की डेंसिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि एक पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो उसमें एक मेथड है कि डेंसिटी डिपेंडेंट, डेंसिटी डिपेंडेंट, और एक है डेंसिटी इंडिपेंडेंट, डेंसिटी इंडिपेंडेंट। एक ऐसा फैक्टर जिसको डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं, पॉपुलेशन की डेंसिटी चाहे जो भी हो, अगर बढ़ी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं बढ़ी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नेचुरल डिजास्टर आएगा, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आएगा, वो क्या करेगा, उसको कोई लेना देना नहीं कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। फ्लड आई, अर्थक्वेक आ गए, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई। कोई भी बीमारी आई, पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई। कोरोना आया, पॉपुलेशन डाउन हो गई। तो ये नेचुरल डिजास्टर है, वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर है। लेकिन एक चीज मैं यहां मेंशन कर दूं कि स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन ज्यादा होता है कहां, जहां डेंसिटी ज्यादा होती है पॉपुलेशन की, वहां इंफेक्शन जल्दी स्प्रेड होता है। तो नेचुरल डिजास्टर जो है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर, वो डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर है जो पॉपुलेशन को कम कर देते हैं। और डेंसिटी डिपेंडेंट जो है, ये नेचुरल फैक्टर की बात हो रही है, नेचुरल फैक्टर्स। ये क्या बात हो रही है, नेचुरल फैक्टर्स जो पॉपुलेशन की डेंसिटी को कंट्रोल करते हैं। डेंसिटी डिपेंडेंट के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा कंपटीशन, कंपटीशन, और कंपटीशन में भी अगर बात करें तो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इनमें हो जाएगा। डेंसिटी बढ़ेगी, देखो ध्यान से सुनो, डेंसिटी बढ़ेगी स्पेस कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगी हैबिटेट कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो फूड कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो मेटिंग नहीं हो पाएगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो फाइनली कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होगा तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन होगा, वीक स्पीसीज खत्म, डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन। इंट्रा स्पेसिफिक के अंदर भी कोई जो स्ट्रॉन्ग होगा वो निकल के आएगा, वीक सारे खत्म। तो यहां क्या होगा, कंपटीशन होगा, स्पीशीज फिनिश आपस में, जो स्ट्रॉन्ग होंगे कुछ थोड़े बहुत वो बच के निकलेंगे। तो ये क्या था, कंट्रोल ऑफ ए पॉपुलेशन साइज। और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को कंट्रोल करने की अगर बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, टोक्यो को सबसे ज्यादा डेंस सिटी बोला जाता है, क्यों, अर्बनाइजेशन है, डेवलपमेंट ज्यादा है, जहां डेवलपमेंट होगा लोग वहीं जाके रहेंगे, किस लिए, रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी चिकित्सा चाहिए, बेटर हेल्थ चाहिए, अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए। जहां क्या होगा, जहां अर्बनाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन वो फेवर करेगा किसको, पॉपुलेशन की डेंसिटी वहां बढ़ेगी जहां अर्बनाइजेशन होगा। और क्या क्या फैक्टर होते हैं, टेंडेंसी क्या होती, कहां पॉपुलेशन बढ़ेगी, जहां नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, जहां मैक्सिमम नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, या जहां पे लाइफ की जरूरी चीजें अवेलेबल होंगी, वहां पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी। और पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी तो इन्फेक्शंस का स्प्रेड बढ़ेगा, और वहीं से पॉपुलेशन डेंसिटी भी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये फैक्टर हैं कुछ ध्यान देने के। ये पॉपुलेशन डेंसिटी के फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर जो पॉपुलेशन डेंसिटी को कंट्रोल करते हैं, ये फैक्टर आपको भी पता है कि अर्बनाइजेशन वगैरह, ये 7th 8th क्लास में ये सारी चीजें आ जाती है। तो ये पॉपुलेशन के बारे में था, पॉपुलेशन का पूरा अपना टॉपिक खत्म हुआ। इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो यहां मैं मेंशन कर देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉपुलेशन ग्रोथ, पिरामिड ऑफ एज, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। इसके बाद पॉपुलेशन डिस्पर्सल, ये सर्वाइवरशिप कर्व, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये कुछ पार्ट हैं जो इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट है। अब एक छोटा सा पार्ट और बच जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोला जाता है बायोम्स। चलिए आ जाइए बात करते हैं फॉरेस्ट बायोम के बारे में। बात करते हैं किसके बारे में, फॉरेस्ट बायोम के बारे में। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, देखो ध्यान से, इधर आओ, इधर ध्यान से देखो, ये क्या है अपना पृथ्वी का इक्वेटर। दिस वन इज द इक्वेटर। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका कि यहां से 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, इस तरह से इक्वेटर से। यहां जो रीजन होता है वो होता है टेम्परेट। यहां जो रीजन होता है वो क्या होता है, सॉरी, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, उसके बाद आता है टेम्परेट, उसके बाद क्या आता है टेम्परेट रीजन, और उसके बाद क्या आता है आर्कटिक रीजन। ठीक है, जैसे जैसे चेंज होता है 0 से 20 डिग्री, इक्वेटर से, इक्वेटर के अगर 0 से 20 डिग्री एंगल तक जो जगह है उसको बोला जाएगा ट्रॉपिकल, और 20 से 40 पे ये, और 40 से 60 टेम्परेट, और इसके ऊपर पूरा आर्कटिक 60 टू 80, 60 टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि टेम्परेट रीजन कहां लाई करेगा, ट्रॉपिकल रीजन कहां लाई करेगा, सब ट्रॉपिकल कहां लाई करेगा, और आर्कटिक रीजन कहां लाई करेगा। ठीक है, यह चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इंडिया के अंदर बात करें, अगर हम फॉरेस्ट बायोम की बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर क्या क्या मिलता है चलिए देखते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट ब्रॉड लीव फॉरेस्ट, टेम्परेट नीडल लीव फॉरेस्ट, और कोनिफेरस फॉरेस्ट। सबसे पहले आ जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये पैचेज के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं यहां पे, कहा, ये रीजन जो है इंडिया का, ये वाला जो रीजन है इसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट। ठीक है, इस रीजन को क्या बोला जाता है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, सबसे पहले की बात कर रहे हैं हम इसकी, नंबर 1 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहां इरेगुलरली प्रेजेंट होते हैं, वेस्टर्न घाट में। साथ में ये जो 7 सिस्टर दिख रही है आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर, यहां तक नॉर्थ ईस्ट हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन। तो यहां प्रेजेंट होते हैं कौन कौन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहां प्रेजेंट होते हैं। और यहीं से ही मैं आपको 2-3 के बारे में और बता देता हूं। जैसे ये नीचे वालों की बात करो, टेम्परेट ब्रॉड लीव फॉरेस्ट, टेम्परेट ब्रॉड लीफ और टेम्परेट नीडल, टेम्परेट नीडल। यहां देखो टेम्परेट रीजन कहां है, ये रहा टेम्परेट, और ट्रॉपिकल रीजन कहां है, ये रहा ट्रॉपिकल। तो आपको पता होना चाहिए, नाम से ही पता होना चाहिए कि ये ट्रॉपिकल रीजन कहां होगा, टेम्परेट किस जा रहा। तो ये जो हमारा हिमालयन रीजन है, ये वाला, ये जो हिमालयन रीजन है, ये जो हो गया हिमालयन रीजन। ठीक है, यहां क्या प्रेजेंट होते हैं, यहां टेम्परेट ब्रॉडली फॉरेस्ट और टेम्परेट नीडल फॉरेस्ट यहां प्रेजेंट होते हैं। तो 3 और 4 नंबर के फॉरेस्ट इस एरिया में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये 1, और ये क्या है, ये भी है 1। तो 1 इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, 1 इज इक्वल टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, 1 इज इक्वल टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 3 और 4 इज इक्वल टू, 3 और 4 इज इक्वल टू टेम्परेट डेसिडियस, नहीं सॉरी, टेम्परेट ब्रॉडलीफ और टेम्परेट नीडल। तो ये आप यहां से देख लेना 3 नंबर कौन है और 4 नंबर कौन है, ये यहां से आप देख लेना।
तो मैंने आपको क्या बता दी है इन फॉरेस्ट की लोकेशन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो देखो ट्रॉपिकल रीजन कहां होगा, ट्रॉपिकल रीजन होगा लगभग इस, यहां भी मिलता है ट्रॉपिकल रीजन और यहां भी ट्रॉपिकल रीजन होता है। चलिए देखते हैं एक एक के बारे में कि इंडिया ट्रॉपी जो फॉरेस्ट है या मेजर फॉरेस्ट इंडिया के अंदर बायोम्स है उनके बारे में। सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनके अंदर जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है तो यहां रेन होती रहेगी, और ट्रॉपिकल जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है ट्रॉपिकल, तो आपको जगह भी पता होना चाहिए। तो मैं जैसे मेंशन कर चुका हूं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट हिमालयन रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है, ये है इनकी लोकेशन कि ये कहां प्रेजेंट होते हैं। दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट और जो लंबाई होती, कैनोपी का मतलब समझते हो आप, कैनोपी का मतलब जहां चोटी उनकी होती है बिल्कुल ऊपर, सबसे लास्ट इनकी जो हाइट होती है वो होती है 30 to 40 मीटर। दिस वन इज द कैनोपी। ये क्या है, ये है कैनोपी, इसको बोला जाता कैनोपी, ये है कैनोपी। 4 to 5 स्ट्रेटा फॉर्म। स्ट्रेटा का मतलब समझ रहे हो, 4 to 5 स्ट्रेटा। 4 to 5 स्ट्रेटा का मतलब ये एक स्ट्रेटा और ये दो स्ट्रेटा और ये 3 स्ट्रेटा, ये 4 स्ट्रेटा और यहां घास। आपको स्ट्रेटिफिकेशन मैंने बताया तो 1 2 3 4 और 5। आप वर्टिकली आपको 5 हाइट के अलग अलग तरह के प्लांट्स दिखेंगे। वो क्या है, वो है स्ट्रेटिफिकेशन। 4 to 5 स्ट्रेटा मिलते हैं इसके अंदर। और क्या है, वुडी क्लाइंबर्स होंगे, एपिफाइट्स आर ऑल्सो ग्रो। हाईएस्ट स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास, दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे ज्यादा बायोमास जो है वो इन्हीं का ही होता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर याद हो तो स्टैंडिंग बायोमास जो है सबसे ज्यादा इन फॉरेस्ट का होता है। और सोइल जो है इनकी हाईली लीच्ड, न्यूट्रिएंट सोइल के अंदर जाते तो हैं, न्यूट्रिएंट सोइल के अंदर जाते तो हैं लेकिन वापस इनके तनों में चले जाते हैं, वापस मोटे मोटे बड़े बड़े तने होते हैं। तो यहां क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट स्टोर्ड इन टॉल वेजिटेशन। ये जो बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं सारे के सारे न्यूट्रिशन इनके अंदर स्टोर रहता है। एंड न्यूट्रिएंट स्टोरेज इन सोइल इज पुअर। यहां पे सोइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट स्टोरेज है वो पुअर होती है। न्यूट्रिएंट का स्टोरेज बहुत अच्छा नहीं होता है किनमें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। तो ये हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। और ये जो पॉइंट मेंशन यहां हुए हैं, दीज आर द सफिशिएंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। आपको केवल इतने ही पॉइंट पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक क्या है, डिप्टेरोकार्पस एंड होपिया आर द मेजर प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये मेजर प्लांट स्पीसीज यहां पे प्रेजेंट होती है। ये मैंने साथ में इमेज के साथ दिखा दिया। ये होपिया जो प्लांट स्पीसीज है उसका स्ट्रक्चर देख लो, ये डिप्टेरोकार्पस जो है उसका इमेज देख लो। अब अगला आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से अगला जो है हमारे पास, ये क्या है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। और ये कहां प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ प्लेन एंड हिल्स। मैंने पहले बताया था ना, जो इंडिया का मैप था उसके अंदर पहले बताया था कि ये नॉर्दर्न पार्ट में भी प्रेजेंट होता है। यहां भी, यहां जो भी हिली एरिया होते हैं ना, ये मान लो ये मैंने एक डिस्टिंक्शन बना दिया और यहां पे ये हो गया नॉर्थ। लेकिन वैसे नॉर्मली तो जो डिस्टिंक्शन होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, ये होता है। लेकिन आप अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो, उस पार्ट को नॉर्थ बोला जाता है, ये वाला पार्ट नॉर्थ और ये यहां तक नॉर्थ। अगर हम इसको ऐसे कट करें तो ये नॉर्थ बनता है और ये साउथ। तो इनके जो हिली एरिया होते हैं, इन सभी के हिली जो एरिया होते हैं नॉर्थ और साउथ के,
वहां क्या प्रेजेंट होता है, वहां प्रेजेंट होता है अपना ये वाला तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, और मेजर प्लांट जो है वो साल एंड टीक। ये सॉल ट्री होते हैं, साल एंड टीक मेजर प्लांट्स, सांगवान इनको बोलते हैं, टीक को सांगवान बोलते हैं। टेंडू एंड चिरोंजी एंड खैर आर द ऑल्सो प्रेजेंट इन दीज फॉरेस्ट। इनकी कैनोपी कितनी होती है, 10 से 20 मीटर टोल कैनोपी होती है। सीजनल कॉन्ट्रास्टिंग एस्पेक्ट्स दिखाते हैं ये। इनके जो बार्क होते हैं वो कैसे होते हैं, थिक, ताकि इनके अंदर मिनिमम वाटर लॉस हो, मिनिमम वाटर लॉस, ठीक है, ताकि इनके अंदर मिनिमम वाटर लॉस हो। फॉरेस्ट लस्ट ग्रीन ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन में बिल्कुल हरा भरा, उसके बाद पत्तियां गिरनी स्टार्ट हो जाती है समर से पहले, और ये जो फॉरेस्ट है लीफलेस होने लग जाता है, ठीक है, ये लीफलेस होने लग जाता है। और हर्बेसियस जो लेयर होती है, हर्ब जिनको बोलते हैं ना, हर्ब बिल्कुल छोटी छोटी घास, वो ड्राई हो जाती है वो लेयर। सोइल रिचर इन न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू लेसर लीचिंग, तो इनका सोइल है वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, उनमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट पे अपने आप पास आता है टेम्परेट ब्रॉड लीफ, टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, और टेम्परेट यहां क्या आएगा, यहां आएगा टेम्परेट नीडल लीफ फॉरेस्ट, ठीक है। इनको कोनीफेरस फॉरेस्ट भी बोल, कोनीफेरस का मतलब इनके प्लांट जो कोन के जैसे ऐसे दिखाई देते, कोन के जैसे। आपने क्रिसमस वाला ट्री देखा है, ये हो गया कोन, ये ऐसे कोन के जैसे दिखाई देते हैं इनके प्लांट्स, इसलिए इनको बोला जाता कोनीफेरस। तो सबसे पहले ब्रॉड लीफ, टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट होंगे ये हिमालयन रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हिमालयन रीजन जो होता है वहां भी इनका जो एल्टीट्यूड होता है, हाइट जो होता है 1500 से 2400 मीटर की हाइट पे ये मिलते हैं हमें, कहां पे भी, वेस्टर्न हिमालयन रीजन के अंदर। वेस्टर्न हिमालयन का मतलब उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड जम्मू कश्मीर वाला रीजन। मुख्य जो प्लांट स्पीसीज, मुख्य जो ट्री स्पीसीज होती है, ओक सबसे मुख्य स्पीसीज होती है ओक, और ओक की भी बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं। और ऑल दीज आर एवरग्रीन स्पीसीज, 20 to 30 मीटर टोल कैनोपी, और 4 स्ट्रेटा, मैंने स्ट्रेटा के बारे में बता दिया कि उनके अंदर 5 स्ट्रेटा थे, यहाँ पे 4 स्ट्रेटा हैं। और पीक लीफ फॉल ड्यूरिंग समर, समर के अंदर इनमें लीफ फॉल ज्यादा होता है। ट्री कैनोपी काफी डेंस होती है, हर्बेसियस लेयर जो है वो काफी कम डेवलप होती है, और रिच इन एपिफाइटिक फ्लोरा। वैसे ही क्या होते हैं, सिर्फ डिफरेंस इनमें ये होता है कि जो यहाँ प्लांट होते हैं वो ये अलग होते हैं यहाँ पे, और यहाँ अलग होते हैं। और मेजर फैक्टर आ जाता है हाइट, इनसे ऊपर की हाइट पे मिलते हैं आपको ये, इनसे ऊपर की हाइट पे आपको मिलते हैं ये 1700 से 3000 की लैटिट्यूड पे आपको कौन मिलेगा, आपको मिलेगा टेम्परेट नीडल लीफ फॉरेस्ट, ठीक है, टेम्परेट नीडल लीफ फॉरेस्ट या कोनीफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। दीज और इसमें क्या होता है, मैक्सिमम इनमें जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना साइकस और पाइनस, तो पाइन के प्लांट इसमें ज्यादा होते हैं, और यहाँ पे पाइन के प्लांट ज्यादा होते हैं, देवदार ट्री ज्यादा होते हैं, सिप्रेस ज्यादा होते हैं, सिल्वर फिर जो है वो डोमिनेंट प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट होती है। लेकिन आप ये समझ लो कि ये सारे के सारे जो प्लांट होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक कोन की शेप आएगी। अगर कोई बड़ा ट्री भी जैसा प्लांट हो, ट्री भी जैसा होगा, तो उसकी शेप भी कोन के जैसे ही आएगी, क्योंकि पाइन के जो ट्री होते हैं वो बड़े ट्री होते हैं, ऐसे नहीं होते, इससे भी बड़े होते हैं, लेकिन शेप ऐसी ही आएगी कोन जैसी। एवरग्रीन कैनोपी, इनकी पत्तियां 2 से 7 साल तक झड़ती नहीं है, तो ये हमेशा हरे भरे रहते हैं ये जो है
ये ऑलवेज ग्रीन रहते हैं। उसके बाद आता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में डोमिनेंसी किसकी होती है? ग्रासीज की डोमिनेंसी होती है। ठीक है, ग्रासीज की डोमिनेंसी होती है। और ग्रासीज क्या करते हैं? एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं सोइल के ऊपर, और वहां पे इसका जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो प्रोडक्टिविटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है? रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती है प्रोडक्टिविटी ग्रासलैंड के अंदर। हर्बेसियस एनिमल्स होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं कैनोपी की, आप सिर्फ समझो, सुनो मेरी बात। अगर कैनोपी की बात करूं, कैनोपी क्या थी? जो हाइट प्लांट्स की फॉरेस्ट में, क्या इनकी कैनोपी कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा इसकी कुछ सेंटीमीटर से लेके कुछ मीटर तक हो सकती है, 1.5 मीटर तक घास होगी। कितनी ज्यादा हो सकती है? क्या इनमें, और इसकी अगर ग्रासलैंड के बारे में और बात करें तो पेरियर, पेरियर ग्रासलैंड आता है कहाँ का? नॉर्थ अमेरिका का। पेरियर ग्रासलैंड ये एक इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है जिसको पढ़ा जाता है पेरियर ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो ये हो गया ग्रासलैंड के बारे में, और मेरे को नहीं लगता कि कोई ज्यादा इसमें जानने की बड़ी बात है। सवाना के बारे में अगर बताएं तो जैसे मतलब घास परजेंट है, ये मान के चलो अगर ग्रासलैंड, अगर ग्रासलैंड के ऊपर थोड़ी थोड़ी दूर में छोटे छोटे ट्री उगे हुए हैं, उनको बोला जाता है ग्रास, ये सवाना। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है सवाना। और इनमें मैक्सिमम जो प्लांट स्पीसीज होंगी, जैसे कि आपने कैर सुना हो, कैर, छोटी वाली अकेसिया कटेचू, वो इनके अंदर इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज होती है। राजस्थान के एरिया में आपको दिख जाएंगी, राजस्थान के ड्राई एरिया में नहीं, राजस्थान के एरिया में दिख जाएंगी कुछ, हरियाणा के पार्ट में आपको दिख जाएंगी, दिल्ली के पार्ट में आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है छतरपुर वाला एरिया जो है वो एक सवाना की तरह ही है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सवाना का। छतरपुर का जो एरिया है दिल्ली का, मेट्रो से जाते हैं, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर सवाना। उसमें क्या होता है? उसमें जैसे ग्रास लैंड है और कुछ कुछ दूरी पे जो है वो क्या उगी हुई है? झाड़ियां उगी है। तो छतरपुर में तो जो सवाना जो है उसमें तो फिर भी क्या है, ट्री जो मतलब कुछ ट्रीज हैं एक पर्टिकुलर हाइट की, अकेसिया कटेचू हैं एक पर्टिकुलर हाइट के हैं, और लेकिन रेगुलर ट्री हैं। अगर उसके बाहर हम निकलेंगे तो हमें छोटा सवाना देखने को मिल सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि एक मान लो कि ट्री है, ये क्या है? ट्री, बीच में बहुत सारे घास है, उसके बाद ट्री है, एक डिस्टेंस के ऊपर, इरेगुलरली डिस्टेंस के ऊपर छोटे छोटे ट्री हैं, वो बनाते हैं सवाना। और अगर मैं बात करूं आपको डेजर्ट की, ठीक है, तो अगर मैं आपको बात करूं डेजर्ट की, तो डेजर्ट होता है एक्सट्रीम और डेजर्ट होता है ट्रू। एक्सट्रीम के अंदर जो रेन है वो होती है लेस देन 120 mm पर ईयर, और यहां होती है लेस देन 17 mm पर ईयर। डेजर्ट के अंदर ये होता है। सोइल के अंदर से इवेपोरेशन की का जो रेट होता है वो 50 गुना कम से कम ज्यादा होता है रेन मॉइस्चर से। जितना रेन हुआ उससे 50 गुना ज्यादा, तो क्या होगा उसमें? इवेपोरेशन। कैक्टी मेजर प्लांट होती है, जैसे नागफनी टाइप जो प्लांट होता है वो यहाँ पे कैक्टी डोमिनेंट होती है। सोइल के अंदर क्या यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होंगे? ह्यूमस होगा? नहीं होगा, सूखा बिल्कुल पड़ा हुआ रहता है। हार्ड डेजर्ट देख लो। अब आपको मैं ये बोलूं कि डेजर्ट के बारे में बताओ, कुछ बातें लिखो, तो क्या आपको वो डेजर्ट के बारे में बातें भी बतानी पड़ेगी उसमें? सेकुलेंट्स प्लांट होते हैं, ठीक है, जीरोफिटिक प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, जीरोफाइट्स। कैक्टी वाटर स्टोर करती है अपने अंदर, सेकुलेंट्स प्रेजेंट होते हैं। डेजर्ट जो होता है वो किसका भी हो सकता है? डेजर्ट कूल भी हो सकता है और हॉट भी हो सकता है। कूल कैसे? कूल कैसे? डेजर्ट कूल, कूल डेजर्ट। अगर एक कूल डेजर्ट की बात करें तो आप किसका एग्जांपल दोगे? लद्दाख का एग्जांपल दे दो। और हॉट डेजर्ट की बात करो तो आप किसका एग्जांपल दे दो? थार का। और ये क्या है? ये कूल डेजर्ट की अगर बात करें
तो कूल डेजर्ट में अभी मैंने क्या बताया, लद्दाख, लेह या लद्दाख। वेजिटेशन के बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में। डेजर्ट अगर ये तो आपको पता होना चाहिए, डेजर्ट्स में सेकुलेंट्स होते हैं, कैक्टी होती है, नागफनी होती है, कहीं का अकेसिया मिल जाएगा छोटा छोटा। ये सारी चीजें हैं ग्रासलैंड, सवाना एंड डेजर्ट के बारे में। तो यहां इसके अलावा हम इकोलॉजी का कोई पार्ट जो है वो नहीं कवर करने जा रहे हैं। पॉल्यूशन एक पार्ट है, उसको हम नहीं कवर करेंगे। हम लोग कवर करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर PYQ। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि मैं अभी 2-3 लेक्चर और लगने वाले हैं। जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, एग्जाम के कुछ टाइम पहले जो है आपको PYQ सोल्व करवाए जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप बस जुड़े रहें और साथ ही साथ पढ़ते रहें। PYQ आपको डेफिनेटली सोल्व करवाए जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर PYQ सोल्व कब करवाएंगे? PYQ सोल्व भी करवाएंगे और जल्दी ही करवाएंगे। मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए और ठंड से बच के रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू वेरी मच।